हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12 हिंदी मीडियम विषय अर्थशास्त्र, जिसके अंदर चैप्टर नंबर 6 बेरोजगारी। आज हमारा चर्चा का जो विषय है वो है बेरोजगारी उत्पन्न होने के कारण। तो हम बेरोजगारी के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। भारत में बेरोजगारी के प्रमाण की जानकारी आयोजन पंच, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट में CSO के नाम से जाना जाता है, उसके नेशनल सैंपल सर्वे के आंकड़े और रोजगार विनिमय केंद्रों के द्वारा प्रकाशित होने वाले बेरोजगारी के आंकड़ों के आधार पर हमें सारी जानकारी प्राप्त होती है। साथ में ही बेरोजगारी की समस्या का अभ्यास करने के लिए बनाई गई भगवती समिति के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी, उस रिपोर्ट में भारत की बेरोजगारी का प्रमाण दर्शाया गया है। साथ में ही उसके पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है वो भी दर्शाया गया है। भारत में आर्थिक विकास के दर को ऊंचा ले जाने के लिए और बेरोजगारी की समस्या के निवारण के लिए ईस्वी सन 1951 से हमने आयोजन के द्वारा प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन उसके बावजूद बेरोजगारी की समस्या अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा हमें तीव्र देखने को मिलती है। प्रत्येक योजना के अंत में बेरोजगारी का सही प्रमाण हमें पता चलता नहीं है। यूँ कहें तो गलत नहीं है कि प्रत्येक योजना के अंत में बेरोजगारी का जो प्रमाण है उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंत में 53 लाख लोग बेरोजगार थे, जो 5वीं योजना में बढ़कर 304 लाख हो गए और 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बढ़कर 348.5 लाख बेरोजगार हो गए। तो उससे हमें साफ पता चलता है कि बेरोजगारी का जो प्रमाण है वो प्रमाण देश में बढ़ता जाता है। बेरोजगारी की उपरोक्त जानकारी के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि भारत में व्यापक प्रमाण में हमें बेरोजगारी देखने को मिलती है, जिसमें समयांतर में बढ़ोतरी भी होती जाती है, जो बहुत ही चिंताजनक बात कही जाएगी। बेरोजगारी की संख्या में हुई बढ़ोतरी के लिए श्रम की आपूर्ति में हुई बढ़ोतरी, रोजगार के अवसरों में हुई मंद बढ़ोतरी, बचत एवं पूंजी निवेश का निम्न प्रमाण, दोषयुक्त शिक्षा प्रणाली जैसे अनेक कारण जिम्मेदार माने जाते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने के कारण निम्नानुसार है, जिसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि का ऊंचा दर। भारत में जनसंख्या का कद और जनसंख्या वृद्धि का दर दोनों ही बहुत ही ऊंचा देखने को मिलता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा होने से देश की जनसंख्या में बहुत ही अधिक प्रमाण में वृद्धि देखने को मिलती है, जिससे श्रम की आपूर्ति में भी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है। श्रम बाजार में रोजगार की तलाश में प्रवेश करने वाले नए लोगों का प्रमाण
क्रमशः बढ़ता जाता है, लेकिन उसके सामने रोजगार के पर्याप्त अवसरों का निर्माण अत्यंत मंद गति से होता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल होती जाती है। एक अंदाज के अनुसार भारत में प्रति वर्ष हम बात करें तो 1.25 करोड़ जितनी जनसंख्या बढ़ती है। 1.70 करोड़ जितनी आबादी देश में हर साल बढ़ती जाती है। इस प्रकार ऊंचे दर पर बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने रोजगार प्रदान करने वाले साधन अपर्याप्त होते हैं और अकार्यक्षम होते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी का बढ़ना बहुत ही स्वाभाविक है। देश में रोजगार वृद्धि दर जनसंख्या वृद्धि दर की अपेक्षा अत्यंत कम होने की वजह से बेरोजगारी की समस्या का निर्माण होता है और उसमें हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे के बारे में, जिसका नाम है रोजगार के अवसरों में मंद बढ़ोतरी। रोजगार में वृद्धि और आर्थिक विकास की वृद्धि दर उसके साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध हमें देखने को मिलता है। तो हमें याद रखना है, वृद्धि और विकास का जो वृद्धि दर है उसका रोजगार के साथ हमें अत्यंत घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। आयोजन काल के दरमियान आर्थिक विकास का दर बढ़ाने के बावजूद भी रोजगार के पर्याप्त अवसरों को हम उसका निर्माण हम कर पाए नहीं है, या तो रोजगार के पर्याप्त अवसरों का निर्माण करने में हमें असफलता मिली है, जो ये दर्शाता है कि भारत का आर्थिक विकास रोजगार बिना का आर्थिक विकास माना जाता है। थोड़ा आगे देखते हैं। भारत में आयोजन के प्रथम 3 दशक के दरमियान, प्रथम 3 दशक की बात करें तो 1951 से लेके 1981, तो आयोजन काल के 3 दशक के दरमियान देश में औसत लगभग 3.5% के दर से आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त किया गया था, जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में 7.6 और 11वीं पंचवर्षीय योजना में 7.8 होने के बावजूद भी योजना के अंत तक बेरोजगारी का जो दर है वो दर निरंतर बढ़ता जाता है। कि कहने का तात्पर्य कि हमने जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, उस पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो विकास का वृद्धि दर है वो विकास का वृद्धि दर तो बढ़ता जाता है, लेकिन विकास का वृद्धि दर बढ़ने के बावजूद भी बेरोजगारी के दर में कोई कमी देखने को मिलती नहीं है। बेरोजगारी का जो दर है, बेरोजगारी का जो ग्रोथ है वो निरंतर बढ़ता जाता है। आर्थिक विकास के योजनाबद्ध प्रयासों के बावजूद भी नए और पुराने रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसरों का निर्माण नहीं हो पाया है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के अंदर हरित क्रांति कुछ विस्तारों तक ही सीमित रही है। कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का अपेक्षाकृत कम विकास होने की वजह से श्रम की आपूर्ति में हुई बढ़ोतरी के अनुरूप रोजगार के पर्याप्त अवसरों का निर्माण हम नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये भी है कि कृषि क्षेत्र के अलावा उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र का पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से रोजगार का जो लोगों को मौका मिलना चाहिए, पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, वो मिल पाया नहीं है। तो उसकी वजह से भी बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तीसरा जो मुद्दा है वह है
बचत एवं पूंजी निवेश का निम्न दर। भारत में आयोजन काल के दरमियान राष्ट्रीय आय में हमें वृद्धि देखने को मिलती है, लेकिन साथ साथ जनसंख्या का वृद्धि दर भी हमें ऊंचा देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय आय की तुलना में नीचे दर पर बढ़ोतरी होती है। तो कहने का मतलब कि प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण बहुत ही नीचा होता है और जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का प्रमाण बहुत ही ऊंचा होता है। तो जिसकी वजह से बोझ रूप जनसंख्या के निभाव पर होने वाला खर्च, उसकी वजह से बचत एवं पूंजी निवेश का प्रमाण बहुत ही नीचा देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब कि देश के अंदर राष्ट्रीय आय में तो बढ़ोतरी होती है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हो पाती नहीं है और उसके मुकाबले जनसंख्या का वृद्धि दर ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो भी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या के निभाव के पीछे खर्च का प्रमाण बढ़ता ही जाता है। जनसंख्या के निभाव पर होने वाला जो खर्च होता है उस खर्च की वजह से बचत और पूंजी निवेश का प्रमाण भी नीचा देखने को मिलता है। पूंजी निवेश का प्रमाण नीचा रहने की वजह से उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का निर्माण हो पाता नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या और भी जटिल देखने को मिलती है। आगे का मुद्दा है पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति। दोस्तों, हम सभी जानते हैं भारत एक गरीब देश है। भारत में पूंजी की कमी देखने को मिलती है, जबकि श्रम बहुत ही विपुल मात्रा में हमारे देश में देखने को मिलता है। ऐसी परिस्थिति में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए हमें श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को अपनाना चाहिए। लेकिन भारत में खास करके बात करें तो दूसरी पंचवर्षीय योजना से बड़े और आधारभूत उद्योगों के विकास की नीति सरकार के द्वारा अमल में लाई गई है। कहने का मतलब कि सरकार के द्वारा दूसरी पंचवर्षीय योजना से ही पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति को अमल में लाया गया है। पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर भी पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति के सापेक्ष श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को बहुत ही कम महत्व दिया गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि सरकार ने केवल और केवल पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। सरकार के द्वारा श्रम प्रधान उत्पादन पद्धति को उतना महत्व दिया गया नहीं है। कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में अधिक से अधिक यांत्रिकरण को अपनाया गया है, जो रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी करते हैं। बड़ी बड़ी इकाइयों के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए संगठित मजदूर मंडल से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कम श्रम का उपयोग हो, इसी उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब दोस्तों कि बड़ी बड़ी जो इकाइयाँ होती है उन इकाइयों के अंदर उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी मजदूर मंडल होते हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए और श्रम का कम उपयोग हो, इसके लिए पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें रेलवे, सिंचाई, रास्ते, निर्माण का कार्य और राज्य के अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या अत्यंत तीव्र देखने को मिलती है। इसीलिए बेरोजगारी के अभ्यास के लिए रचित वेंकटरामन समिति और भगवती समिति ने भी भारत में अविवेकीपूर्ण ढंग से यांत्रिकरण के उपयोग का विरोध किया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब कि बेरोजगारी के अभ्यास के लिए जो समितियां बनाई गई थी, वेंकटरामन समिति और भगवती समिति, उन्होंने भी यांत्रिकरण का उपयोग
बेरोजगारी को बढ़ावा देता है, इस बात का उन्होंने समर्थन किया है। तो दोस्तों ये भी है कि पूंजी प्रधान उत्पादन पद्धति का उपयोग करने से भी देश में बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता है। आगे का मुद्दा है व्यावसायिक शिक्षा का नीचा स्तर। भारत में शिक्षित बेरोजगारी के प्रमाण के लिए हमारे देश की क्षतियुक्त शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से जिम्मेदार मानी जाती है। देश में प्रत्येक क्षेत्र में बदलती कार्य प्रणाली के अनुरूप अपने आप को ढाल सके ऐसे श्रमिकों को तैयार करने में हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली संपूर्ण रूप से सफल हो पाई नहीं है। आर्थिक विकास के दर को ऊपर ले जाने के उद्देश्य से उद्योग, कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में नई टेक्नोलॉजी और यांत्रिकरण को अपनाया गया है। इसलिए इस पद्धति के अनुरूप टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले तालीम प्राप्त श्रमिकों की हमें आवश्यकता होती है, लेकिन इससे विपरीत स्थिति हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली में देखने को मिलती है। आर्थिक विकास के वृद्धि दर को आगे ले जाने के लिए जो हमें टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन यह बहुत दुख की बात है कि हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली लोगों को इसमें एक्सपर्ट बनाने में कहीं ना कहीं हमें निष्फल देखने को मिलती है और उसकी वजह से हमें ऐसे कुशल श्रमिक उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि शैक्षणिक स्तर पर व्यावसायिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया। कहने का मतलब कि हमारे देश के अंदर व्यावसायिक शिक्षा का जो प्रमाण है वो प्रमाण बहुत ही नीचा देखने को मिलता है। हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करने में बिल्कुल असफल है। तो कहने का मतलब कि जो हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम है वो व्यक्ति को फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करने में कहीं ना कहीं सही साबित नहीं हो पाती। हम एजुकेशन तो दे देते हैं, लेकिन बच्चे को मेंटली और फिजिकली तैयार करने में हम असमर्थ रह पाते हैं और इसीलिए शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति स्वरोजगार प्राप्त कर सके उतनी क्षमता उसमें आ पाती नहीं है और आखिर में उसे बेरोजगारी का शिकार होना पड़ता है। दोस्तों आगे का मुद्दा है मानव शक्ति के आयोजन का अभाव। भारत की बात करें तो भारत में आयोजन के वर्षों में मानव शक्ति का योग्य रूप से आयोजन नहीं हो पाया है। देश में वर्तमान समय में जिस प्रकार की श्रम की मांग है उसके संदर्भ में पर्याप्त श्रम की आपूर्ति हो, इस प्रकार की मानव शक्ति का आयोजन करने के लिए आवश्यक शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने की आवश्यकता है, जो हम ऐसा करने में हम असफल हुए हैं। देश के आर्थिक विकास में कितना और किस प्रकार के मानव श्रम की आवश्यकता है उसका अंदाज लगाए बिना, उसका अनुमान लगाए बिना शिक्षा का व्याप बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप हर साल लाखों युवा शिक्षित होकर डिग्री तो प्राप्त करते हैं, लेकिन आखिर में भी वो बेरोजगार ही रहते हैं। ऐसे युवा लोगों के पास वर्तमान आर्थिक विकास के अनुरूप ज्ञान, तालीम या शिक्षा का अभाव होता है, जिसकी वजह से शिक्षित होने के बावजूद भी उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो यह स्थिति मानव शक्ति के आयोजन के अभाव को दर्शाती है। कई परिस्थितियों के अंदर रोजगार या विकास के अपर्याप्त अवसरों की वजह से उच्च योग्यता या तालीम प्राप्त जो भी डॉक्टर्स होते हैं, जो भी इंजीनियर्स होते हैं, उनको सही काम न मिलने की वजह से वे लोग विदेश में चले जाते हैं। तो ये भी है कि हमारे देश में जो भी डॉक्टर्स इंजीनियर होते हैं
उनको जब पर्याप्त मात्रा में अपने देश में काम नहीं मिलता तो मजबूरन उनको विदेश में जाना पड़ता है। बात करें ब्रिटिश शासनकाल के दरमियान सोने के एक तरफी प्रवाह को ड्रेन ऑफ गोल्ड कहा जाता था। भारत में से ब्रिटेन की ओर देखा गया था। तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ गोल्ड की बात की गई है कि अंग्रेजों के शासन काल के दरमियान भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो जो भी ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश का जो भी सोना थे वो अपने देश में ले गए थे। इस परिस्थिति को ड्रेन ऑफ गोल्ड कहते हैं। वर्तमान समय के अंदर उल्टा हो रहा है। वर्तमान समय के अंदर ड्रेन ऑफ ब्रेन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि वर्तमान समय में शिक्षा रूपी धन आज हमारे देश में से दूसरे देशों में जा रहा है। आज जो हमारे शिक्षित लोग हैं उनको अपने देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार न मिलने की वजह से वो दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। इस परिस्थिति को ड्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं। ये भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमी मानी जाएगी। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मानव शक्ति के आयोजन का अभाव देखने को मिलता है। आगे का मुद्दा है सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्य क्षमता। आज़ादी के बाद भारत में निजी क्षेत्र की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को अधिक महत्व दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की संख्या और उसमें होने वाले पूंजी निवेश में भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया था उस प्रकार के रोजगार के अवसरों का निर्माण करने में सार्वजनिक क्षेत्र सफल हो पाए नहीं है। यूँ कहें तो गलत नहीं है कि उसके पीछे सार्वजनिक क्षेत्र की अकार्यक्षमता जिम्मेदार मानी जाती है। निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का निर्माण करने की क्षमता थी, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता देने का जो उद्देश्य था उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निजी क्षेत्रों पर सरकार के द्वारा बहुत ही प्रतिबंध लगाए गए, बहुत ही अंकुश लगाए गए। निजी क्षेत्र के विकास के प्रति सरकार ने उपेक्षा की थी, जिसकी वजह से जो भी सार्वजनिक क्षेत्र थे वो सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार के अवसरों का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं कर पाए, जो बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा। हम सभी जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के ज़्यादातर लोग गांव में निवास करते हैं और यह जनसंख्या रोजगार के लिए भी कृषि क्षेत्र पर आधार रखती है। तो कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को रोजगार भी कृषि क्षेत्र से ही मिलता है। कृषि क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन हो, इसीलिए आयोजन अनिवार्य है। भारत की आर्थिक विकास नीति के अंदर कृषि क्षेत्र की अपेक्षा अन्य क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया गया है। कहने का मतलब कि सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं उन आर्थिक नीतियों के अंदर उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र के मुकाबले कृषि क्षेत्र को बहुत ही कम महत्व दिया गया है और उसकी वजह से कृषि क्षेत्र को पर्याप्त मात्रा में विकास नहीं हो पाया है। कृषि क्षेत्र का जितना विकास होना चाहिए उतना विकास हो पाया नहीं है, जिससे कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को पूर्ण समय का रोजगार उपलब्ध हो पाता नहीं है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में जो हरित क्रांति हुई है उस हरित क्रांति का लाभ देश में पंजाब और हरियाणा जैसे जो आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य है उन राज्यों को ही प्राप्त हो पाया है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में सार्वत्रिक रोजगार के अवसरों का निर्माण हो पाया नहीं है। बढ़ती हुई जनसंख्या का कृषि क्षेत्र पर दिन प्रतिदिन बोझ बढ़ता जा रहा है। सिंचाई की सुविधा अपर्याप्त है, कृषि ऋण की सुविधा अपर्याप्त है, बारिश अनिश्चित और अपर्याप्त है
और कृषि क्षेत्र में बहुत सारे जोखिम देखने को मिलते हैं। तो उसकी वजह से कृषि क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए वो विकास हो पाया नहीं है। साथ में ही ग्रामीण विस्तारों में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का जो विकास है वो विकास भी मर्यादित देखने को मिलता है। खास कर बात करें तो कृषि क्षेत्र पर आधारित ग्रामीण श्रमिकों के अंदर मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी बहुत ही अधिक प्रमाण में हमें देखने को मिलती है। तो इन सब के पीछे कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र के विकास की उपेक्षा जिम्मेदार मानी जाती है। आगे का मुद्दा है श्रम की मर्यादित गतिशीलता। बेरोजगारी के लिए श्रम की मर्यादित गतिशीलता भी जिम्मेदार मानी जाती है। कई परिस्थिति में श्रम की मर्यादित गतिशीलता की वजह से बेरोजगारी की समस्या का निर्माण होता है। भारत में कई बार सामाजिक परिबल, पारिवारिक संबंध, भाषा, धर्म, रीति रिवाज, संस्कृति, जानकारी का अभाव, वाहन व्यवहार की अपर्याप्त सुविधा, आवास की समस्या जैसे अनेक कारणों की वजह से श्रम की गतिशीलता में हमें बाधा देखने को मिलती है या तो अवरोध देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या में और भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो उच्च शिक्षा प्राप्त लोग हैं वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े एवं दूर के विस्तारों में काम मिलने के बावजूद वहाँ जाना पसंद करते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में वे बेरोजगार रहना पसंद करते हैं। ज़्यादातर ऐसे व्यक्ति हमें शहरों में देखने को मिलते हैं। उनका मानना होता है कि शहर के अंदर ही उनको अगर रोज़गार मिल जाए तो बहुत ही ज़रूरी है, और जब ऐसा संभव नहीं हो पाता तो उसकी वजह से उन्हें अनिवार्य रूप से बेरोजगारी रहना पड़ता है। शहरी जीवन शैली और सुविधाओं से आकर्षित लोग ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए जाना पसंद करते नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार कारण माना जाता है। दोस्तों, लास्ट मुद्दा है अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधाएं। ग्रामीण विस्तारों के अंदर अपर्याप्त आंतरिक ढांचागत सुविधा होती है तो वो भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो आधारभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में होती नहीं है, तो उसकी वजह से भी बेरोजगारी का प्रमाण बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में वाहन व्यवहार की सुविधा नहीं होती, सुविधाजनक पक्के रास्तों की कमी होती है, शिक्षा और आरोग्य की सुविधाएं नहीं होती, बिजली की सुविधा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। तो इन सभी कारणों की वजह से ग्रामीण विस्तारों में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का निर्माण हो पाता नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को लिए सस्ते दर पर हमें श्रमिक भी मिल जाते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए जो उद्योग होते हैं उसका कच्चा माल भी हमें बहुत आसानी से ग्रामीण क्षेत्र से उपलब्ध हो सकता है। लेकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो पर्याप्त मात्रा में बिजली की सुविधा चाहिए वो सुविधा मिल पाती नहीं है, या तो बिजली की सुविधा का अभाव होने की वजह से ग्रामीण विस्तारों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई भी जल्दी से तैयार होते नहीं है। परिणाम स्वरूप वहाँ रोजगार के नए अवसरों का निर्माण हो पाता नहीं है, जिसकी वजह से बेरोजगारी अस्तित्व में आती है। तो ये था दोस्तों, बेरोजगारी का ये भी कारण था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधा न होने की वजह से भी बेरोजगारी होती है। उपरोक्त कारणों के अलावा भारत में राष्ट्रीय रोजगार नीति का अभाव, औद्योगिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले ऐसे वातावरण का अभाव, प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग न होना, ये भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी की समस्या के लिए जिम्मेदार माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आगे के वीडियोस के अंदर
हम आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, फिर से कोई नए टॉपिक की चर्चा करेंगे और जो पठन पाठन का कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, धन्यवाद, अस्तु।